बिहार की राजनीति की कर्मभूमि के अंदर सामाजिक के न्याय की प्रयोगशाला एक बार फिर से उसने अपना जनादेश सुना दिया। दरअसल निर्वाचन आयोग के अंतिम परिणामों से यह स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को पार किया और एक शानदार तरीके से पार किया, निर्णायक विजय प्राप्त की है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के अंदर सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी है और जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने प्रदर्शन से अपनी मजबूती को बेपनाह तरीके से उपस्थिति को दर्ज करवाया। सवाल अब ये उठता है कि यह जनादेश किसी नाम पर है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतीश कुमार के सुशासन की प्रतिक्रिया। यह एक ऐसी रणनीति की जीत है जिसने जातीय समीकरण के पुराने गढ़ को छीन भिन्न कर दिया। अगर आज हमारे साथ लगातार इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जनादेश को लेकर अपनी अपनी राय रखी जा रही, लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जनादेश का मतलब क्या। बिहार की जनता ने ये जो एनडीए को जनादेश दिया है, इसका महत्व अलग अलग राज्यों के ऊपर क्या पड़ेगा। बिहार का ये फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक है और इसमें यह सिद्ध कर दिया कि भारत का वोटर अब केवल जातीय समीकरणों से नहीं बल्कि विकास की ललक और नेतृत्व की विश्वसनीयता से भी प्रभावित होता है। जनादेश स्पष्ट रूप से एनडीए के पक्ष में गया। चुनावी रंगमंच पर असली विजेता गठबंधन और नेतृत्व करता हुआ नजर आया, जिससे स्थिरता, विकास और सुशासन की गारंटी दी है। लेकिन सबसे बड़ा विजेता वो बिहार का मतदाता हुआ है जिसने एक निर्णायक और साहसी फैसला सुना दिया। सभी लोग जो है वो अब चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इससे बिहार की सियासत के ऊपर क्या कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि कई ज्यादा फैक्टर इस बार बिहार की सत्ता को लेकर काम कर रहे थे। कई ज्यादा फैक्टर जो है वो बिहार को लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे थे। बिहार के अंदर एक बार फिर से यह स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और जो रोड मैप 2005 से लेकर 25 यानी कि 20 साल के अंतराल के दौरान नीतीश कुमार ने डाला है, अगले 5 साल भी उसी रोड मैप के ऊपर एनडीए और नीतीश सरकार बिहार के अंदर काम करने वाली है। देश भर के अंदर बिहार में एनडीए की जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। एनडीए प्रचंड जीत के साथ 2/3 बहुमत के साथ बिहार के अंदर काबिज हुई है और ये बहुत बड़ी जीत एनडीए की है, क्योंकि 2020 चुनाव का अगर जिक्र किया जाए तो विपक्ष की पार्टी आरजेडी सब में बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी सब में बड़ी पार्टी, दूसरे नंबर पे जेडीयू रही है। इस तरह के नतीजे निकलकर सामने आए हैं कि जो एक अनुमान लगाया जा रहा था, जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए थे, वो तमाम फॉर्मूले, वो तमाम एग्जिट पोल धराशायी हुए। जमीनी स्तर की परिभाषा ही कुछ और थी, मतदाता कुछ और सोचकर ही अपने मत का इस्तेमाल कर रहा था और वो नतीजों के अंदर कन्वर्ट होता हुआ नजर आया। अब इंतजार है इस चीज का कि जो मंत्रिमंडल है वो 2025 का कैसा होगा, किस आधार पर मंत्रियों का चयन किया जाएगा, कौन कौन उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी बहुमत में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जेडीयू भी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। यानी कि जो सरकार बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण दल है, दोनों दल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में। इसको लेकर अब लबुलवाब ये निकलता नजर आएगा कि जो एमवाई फार्मूला था, क्या वो आरजेडी के लिए कारगर साबित नहीं हुआ, या जो महिला और युवा का फार्मूला एनडीए लेकर एमवाई का चल रहा था, उस फार्मूले के तहत जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया और बिहार के अंदर ये मैंडेट 2025 के अंदर एनडीए को मिला है। इस चुनाव के नतीजों के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। सुशासन उपलब्धियों ने क्या मजबूत आधार बनाया, संघ के जो खामोश तरीके से जो कार्य करने की शैली है, क्या वो काफी ज्यादा असरदार साबित हुई, क्योंकि एनडीए की प्रचंड जीत का महत्व सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये एक बड़े पैमाने पर दिखता नजर आएगा, बड़े पैमाने पर ये अलग अलग राज्यों में भी इसकी दस्तक दी जाएगी। तेजस्वी राहुल की जो चुनौती थी, क्या वो कमजोरी के अंदर तब्दील हुई, क्योंकि इस तरह की जो चीजें निकलकर बिहार की सियासत में आई हैं, उसमें विकास बनाम जाति का एक नया संघर्ष देखने को मिला। पूरे देश के अंदर अब जहां भी चुनाव हो रहे हैं,
सब जगह डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता मिल रही है। डबल इंजन ने सरकारें बार बार चुनी जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता डबल इंजन सरकारों का काम देख रही है, पारदर्शिता देख रही है, सुशासन देख रही है। और बिहार की जनता ने भी आज इसी सुशासन पर, इसी विकास पर, मोदी जी के भरोसे पर, एनडीए के भरोसे पर अपनी मोहर लगाई है और प्रचंड बहुमत दिया है। अब जनता काम देखकर वोट देती है, काम के आधार पर वोट देखती है। और वहां बिहार के अंदर दो पार्टी के शहजादों ने बिहार की जनता को भरमाने के लिए कुछ आरोप लगाए, कुछ गलत बातें करी, लेकिन जनता ने उनको सिरे से नकार दिया। विधानसभा चुनाव का परिणाम ऐतिहासिक है। 3/4 से अधिक का बहुमत एनडीए को मिला है। ये सुशासन और विकास पर बिहार की जनता की मोहर है। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार की जनता ने मोहर लगाई है। महागठबंधन के सारे प्रोपोगंडा को नकारते हुए बिहार की जनता ने विकास और सुशासन को समर्थन दिया है। अपना मैंडेट दिया है, एनडीए सरकार के लिए अपार समर्थन दिया है। बिहार के महान मतदाता, महान जनता को हृदय से प्रणाम, हृदय से धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हम लोगों के गठबंधन के घटक दल के नेता श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, हम लोग को तो ऐसी ही उम्मीद थी, क्योंकि जी यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं, विकास का इतना ज्यादा काम किए हैं, महिलाओं के लिए काम किए हैं, सबके लिए काम किए, सभी वर्ग के लिए काम किए, बच्चों के लिए काम किए, तो और इधर मोदी जी का भी तो उतना ही अच्छा रहा है, महिलाओं के लिए जो भी है और सब देश के लिए काम करना। तो हम लोग को बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा रिजल्ट, लेकिन विपक्ष को लग रहा था कि जैसे ऐसा नहीं। वो लोग काफी कुछ किया, तिकरमबाजी भी करना चाहे, बैकवर्ड फॉरवर्ड भी करना चाहे, लेकिन चला नहीं। मुझे लगता है इस एक जीत ने तमाम उन सवालों पर भी पूर्ण विराम लगाने का काम किया जो भ्रम विपक्ष ने फैलाने का प्रयास किया। भले वो एसआईआर का मुद्दा हो, वोट चोरी की बातें, और मैंने बार बार कहा था कि राहुल जी ने जब जब मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके से व्यक्तिगत तौर पे हस्तक्षेप किया है, चौकीदार चोर है इससे पहले कहना, अब वोट चोरी की बातें करना, जिस तरीके से उनकी मां को लेकर उनको व्यक्तिगत तौर पर कि मंच पर नाचने लग जाएंगे, ये सारी बातें आपने सुना कि बिहार को लेकर अलग अलग चीजों को किस तरह से जो है वो पॉलिटिक्स के नेता रखते हुए नजर आए। नेताओं ने अपनी बातों को रखा। हमारे साथ दो विशेष मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिहार की सियासत को आखिर समझने की कोशिश करेंगे, इस मैंडेट को समझने की कोशिश करेंगे। संजीव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीति को बखूबी जानते समझते हैं, और दीप्ति जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, पहले आपसे समझना चाहूंगा, ये जो बिहार के नतीजे आए हैं, दरअसल ये एग्जिट पोल को भी पार करते हुए नजर आए। 200+ का जो टारगेट ना एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा था, ना जमीनी स्तर पर सुनाई दे रहा था। क्या कुछ ये रोड मैप तैयार किया है एनडीए ने जो आंकड़े इस तरह के दिखाई दिए? जी, देखिए, चुनाव जो है कई सारे मुद्दों पर लड़े गए थे, और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आना हुआ वैसे वैसे परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया, और चुनाव के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए, और उस परिवर्तन का असर आज आपको 200+ एनडीए सरकार को मिल रहा है। इसके पीछे कई रीजन है। देखिए, कई बार लोगों ने ऐसा सोचा, जो क्योंकि मैं ग्राउंड पे भी गया था, लोगों से बातचीत किया, तो उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है
वो लाभार्थी हैं। जो भाजपा ने जिस तरीके से लाभार्थियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, उसका फायदा भाजपा को मिला है, और उसी तरीके से एनडीए के जो घटक दल है उनको भी इसका फायदा मिला है। आपको दूसरी जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं भाजपा की, कि हर सीट पे, यूपी का हो चाहे एमपी का हो चाहे किसी अन्य स्टेट का हो, एक एक विधायक, दो दो विधायक हर सीट पे काम कर रहा था। मतलब सोचिए कि बूथ लेवल मैनेजमेंट से लेके एक एक विधायक, दो दो विधायक अगर एक एक विधानसभा में काम करेगा तो कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा होगा भाजपा। पहले जब फर्स्ट फेज का जब चुनाव हुआ तो उसके बाद स्थिति और थोड़ी सी बदली, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया गया, उस टारगेट का फायदा जो है भाजपा को ही अल्टीमेटली मिला। और जब जब इस तरीके से कोई व्यक्तिगत हमला किया जाता है भाजपा के किसी शीर्ष नेतृत्व पे, तब तक भाजपा को उसका फायदा मिलता है। यही बात विपक्ष समझ नहीं पाता, और इसी कारण है कि आज विपक्ष महागठबंधन जिस तरीके से बुरी हार हुई है, इतनी शर्मनाक हार हुई है कि इतना शर्मनाक हार कभी विपक्ष सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी होगा। तो इसका मूल कारण देखिए ये है। इसके बाद जो सबसे जो जीविका दीदी है, आप देखिए जीविका दीदी की जो सीरीज है, ये यहाँ से बिहार से स्टार्ट नहीं हुआ, ये एमपी में हुआ, हरियाणा में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, और कहीं ना कहीं जो है इसका फायदा होते हुए जो है दिल्ली सरकार से होते हुए अब बिहार सरकार में भी इसका फायदा लोगों को मिलने लगा। महिलाएं जो थी वो बिल्कुल तरीके से साइलेंट थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनको कौन ये हक देगा या कौन उनको लाभार्थी लाभ पहुंचाएगा, इसका भी महिलाओं ने बहुत ध्यान रखा। और एक और बात, मैं ग्राउंड पर जब महिलाओं से बातचीत किया तो वहां की महिलाएं कहती, देखिए हमें तो जो है अभी मिल रहा है फायदा। वो जो 30,000 रुपए जो सरकार, दूसरी सरकार कह रही है देने के लिए, तेजस्वी जी कह रहे देने के लिए, वो पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि वो तो लैंड लोग लेकर नौकरी देने वाले लोग हैं। तो ये एक इम्पैक्ट वहां पे पड़ा, और उनको कहते हैं ना कि बहुत ही गांव की भाषा में, बिहार की भाषा में उन्होंने कहा, अभी तो आधा रोटी मिल रहा है ना, सुगहर के चक्कर में नहीं पड़ने के हैं बाबू। तो ये उनका जो डायलॉग था, कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डाला। महिलाओं ने जिस तरीके से भाजपा का एनडीए का साथ दिया, वो कहीं ना कहीं काम दिया। दूसरी देखिए फैक्टर एक ये भी था कि आप जब एक एक सीट वाइज विश्लेषण करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी कि जन स्वराज पार्टी कहीं ना कहीं जो लगा कि एक बार जो है नीतीश सरकार को, जो है नीतीश जी को जो है नुकसान पहुंचाएगा, कुछ भाजपा की सीटों को पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। आप देखिए कि एक भी बयान जो है उनका नहीं था न नीतीश जी के खिलाफ न मोदी जी के खिलाफ, वो सिर्फ विपक्ष के ही खिलाफ, जो है महागठबंधन के खिलाफ ही उनके सारे बयान आप देख लीजिए। और उसका फायदा ये हुआ कि जितने भी सीटें, अगर कोई सीटें 5,000, कोई सीटें 8,000, कोई सीटें 12,000 से अंतर है हारने और जीतने में महागठबंधन और गठबंधन एनडीए में, तो उसमें जो है जनसुराज की वो सीटें जो है जनसुराज ने वहां पे वो वोटें काटी हैं एक तरीके से, या कह सकते हैं कि उस वोटों को ग्रैब किया है। तो वहां पे कहीं ना कहीं गठबंधन का हार का कारण जनसुराज पार्टी भी है, मैं इसको मानता हूँ, मेरे जो अपने एनालिसिस है। एक और फैक्टर जो मुझे समझ में आया, जो मुझे दिखा पूरे ओवरऑल चुनाव में, कि जो युवा है, युवा जो है पर्टिकुलर वो समझ रहा है कि हमारे जो प्रदेश है, जिस तरीके से विकास, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आने वाले भविष्य में यहाँ पे रोजगार क्रिएट होंगे, बनेंगे, क्योंकि बाकी अन्य प्रदेशों में जिस तरीके से। नहीं संदीप जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन युवा और महिलाओं को लेकर अगर बात की जाए तो मैं दीप्ति जी आपसे समझूंगा, फिर संदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर युवाओं को रोजगार चाहिए था, रोजगार की अगर बात की जा रही थी, तो तेजस्वी यादव तो खुल के कह रहे थे कि हर घर के अंदर एक सरकारी नौकरी देनी है, यानी कि रोजगार तो आरजेडी भी वादा कर रही थी। क्या कुछ आखिर इसका इफेक्ट पड़ा जो एनडीए को 200 प्लस सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं? एनडीए इतनी बड़ी जीत के साथ बिहार के अंदर उभरता हुआ नजर आ रहा है। क्या महिलाओं का असर काफी ज्यादा देखने को मिला? क्योंकि एक नीतीश कुमार के साथ सुशासन का फैक्टर है, कानून व्यवस्था का फैक्टर है, और दूसरा ये जो सम्मान राशि महिलाओं को दी जा रही है, वो ये नहीं चाह रही कि इसको ब्रेक लगे, इसको तोड़ी जाए, नई सरकार आए, फिर वो नए तरीके से ये जो सम्मान राशि है ये हम तक पहुंचाई जाए। क्या इसका असर देखने को मिला दीप्ति जी? जी, सारे सवालों के जवाब आप ही की बातों में से निकल कर आ रहा है। देखिए, इस बार का जो बिहार का इलेक्शन है ना, आप देखिए पूरे देश में इसकी चर्चा है और सारे लोग इन्वॉल्व हैं बहुत ज्यादा इस बार के चुनाव में। पहले इतना फर्क नहीं पड़ता था, लोग बिहार में हो गया, इलेक्शन हो गया, देख लिया। इस बार हम जब दिल्ली में भी बैठकर बिहार के पल पल के इलेक्शन का ध्यान रख रहे हैं और पल पल के खबर पे नजर रख रहे हैं कि क्या हुआ, किसकी जीत हो रही है, किस क्षेत्र से कौन गया था,
देखिए, जो इस बार बीजेपी की जीत है, बहुत सारे कारणों में सबसे बड़ा एक कारण मुझे लगता है, एक तो इनकी जो योजनाएं हैं, जो मैनिफेस्टो था इनका, वो बड़ा क्लियर था। और एक आपने जो बताया कि कहीं इसमें ब्रेक ना लग जाए, अगर कोई दूसरी सरकार आएगी तो वो देगी नहीं देगी, जिस तरीके का प्रीवियस यहाँ पे चला, इस बार काफी अच्छे लोगों को खुश किया गया, बांटा गया, और पीछे से भी काफी सारी चीजें चल रही थी। लोगों के दिमाग में ये जरूर डर रहा होगा कि अगर नई सरकार आएगी तो पहले तो ये रोक लगा देगी, और आने वाले टाइम पे वो क्या देगी क्या नहीं देगी वो तो राम जाने। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ जो इनके कैंडिडेट्स थे वो बहुत ही तगड़ी रही है, और बहुत सोच समझकर जहां जिस कास्ट को बिठाया जा सकता है, जिस तरीके के, जैसे कहीं यादव बैठाए, कहीं मुस्लिम को बैठाए, कहीं पे राजपूतों को बैठाए, ये जातिगत समीकरण बिहार के इलेक्शन में बहुत मायने रखता है। और इस बार जो बीजेपी ने सिलेक्शन किया, मेरे मतलब है एनडीए को आप ले सकते हैं, जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स रहे वो बड़ा सोच समझ के और तगड़े तरीके से किया, और सट कर जो कॉम्बैट बोलते हैं ना, कॉम्बैट दिया है। और ये भी नहीं था कि ऑपोजिशन कहीं कमजोर रहा है, ऑपोजिशन ने भी खूब तगड़े तरीके से इसको, इस चुनाव में शिरकत की, और काफी ज्यादा इन लोगों को टारगेट का जो मतलब तगड़ा तरीके से उन्होंने इसको झेला है। लेकिन फिर भी एनडीए आगे रही, क्योंकि इनके पास कई स्ट्रेटजी थी, और दूसरी बात थी कि इनके पास लॉ एंड ऑर्डर इनके कंट्रोल में, पैसा इनके कंट्रोल में, लोग इनके कंट्रोल में ऑलमोस्ट। और इस बार युवाओं को और महिलाओं को बरगलाया नहीं जा पाया, वो स्टैटिक रही, और वो स्टैटिक इतना ज्यादा रही कि उनको पता था जो मिल रहा है वो उसको नहीं गंवाना चाहती। और यही वजह है कि बढ़ चढ़कर इस बार के जो युवा वर्ग है, उनको पता है कि जो हर घर में एक सरकारी नौकरी देने की बात तेजस्वी कर रहे हैं, वो क्रिएट कहां से करेंगे। आप देखिए, आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं और हमेशा सोशल मीडिया से जुड़े हैं, गूगल उनके हाथ में है, हर चीज को वो तुरंत निकाल नहीं लेते दीप्ति हैं जी, कि ये लोग आरजेडी कह रहे हैं। के जो नेता तेजस्वी यादव है वो तो ये कहते हैं कि जब मैं उप मुख्यमंत्री रहा मैंने वो करके दिखाया जो मैंने वादे किए थे। तो जो वादे उन्होंने जब 2022 के अंदर वो मुख्यमंत्री रहते हुए कर रहे थे, तो जनता को विश्वास कैसे नहीं हुआ कि भाई आरजेडी वो जो वादे कर रही है वो पूरा नहीं कर पाएगी। देखिए, कहते हैं बद से अच्छा, बदनाम से अच्छा बद बुरा वाला जो किस्सा है, यहाँ पे इतनी बदनामी है पीछे से भी इस फैमिली की, कि अगर अपनी ही पूरी फैमिली को सारे तरीके से उनको टिकट दे रहे हैं, उनके ही लोगों को अलग अलग क्षेत्रों से खड़े कर रहे हैं, और ले देके ये परिवारवाद को, जिसके अगेंस्ट कभी लालू यादव हुआ करते थे, ये परिवारवाद वापस से इनके ही घर में दिख रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा कुछ इन्होंने पीछे से भी बहुत कुछ किया नहीं है, तहस नहस ही किया है, बर्बाद ही किया है। और जनता इतनी बेवकूफ आज के डेट में नहीं है कि उसको ये नहीं पता है कि जो ये वादे किए जा रहे हैं इसके पीछे का राज क्या है। अब फिर से वापस से जंगल राज लाएंगे, या फिर से अपने मनमाना करेंगे जो पहले से करते रहे। और अभी इसके पिछले कुछ समय में अगर देखें तो बिहार में जो विकास हुआ है, या जिस तरीके से लोगों को वहां पे लग रहा है कि सुशासन है, या चीजें कंट्रोल के अंदर है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, या कुछ हद तक कंट्रोल्ड है, तो ये इसको ये गंवाना नहीं चाहते। और कहीं से भी मुझे लगता है कि वापस से यादव फैमिली को ये लेकर आने में कहीं भी वहां की जनता, मुझे नहीं लगता है कि एक्सेप्ट कर रही है इस बात को। और यही वजह है कि इस बार जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इन्होंने अपने इस बार के इलेक्शन में, और जो वोट को एकदम सबसाइड करते हुए अपने पसंद को चुना है, और उनको लगता है कि इन्हीं के साथ चलने में भलाई है, सेंटर भी इन्हीं का है, और जहां जहां पे इनके गवर्नेंस है वहां पे सही तरीके से सब कुछ चल रहा है, तो व्हाई नॉट दिस टाइम अगेन। और यही एक रीजन रहा है कि जिसमें इन लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, बच्चे मतलब जो नए बिल्कुल फर्स्ट टाइम के वोटर्स हैं, उन सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और इन्होंने इस बार इलेक्शन को बिल्कुल क्लियर कट जो एक देते हैं कि जनता की एक पहचान, या जनता की अपनी समझ दिखा दिया इसमें, कि जी इसमें बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने अपना फिल्टर किया है और अपना काम किया है। हाँ बिल्कुल, ये जितना एलएनएस इसको लेकर किया जा रहा था, एक और फैक्टर इसमें संदीप जी क्या ये भी निकल कर आ रहा है, क्योंकि आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया, उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह की रणनीति अपनाई वो आपने बखूबी बताई, लेकिन क्या इसमें तेज प्रताप यादव को लेकर भी एक फैक्टर होगा? क्योंकि 2020 का अगर मैं जिक्र करूं तो आरजेडी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार के अंदर थी, सरकार भले ही नहीं बना पाए लेकिन बड़े पैमाने पर वो नंबर 1 पर थे। इस बार वो नंबर 3 के ऊपर है। क्या तेज प्रताप यादव की जो पार्टी बनी, जो आरजेडी का वोट था वो काटते हुए साफ तौर पर नजर आए, जो ये हालात इंडिया गठबंधन के होते नजर आए? संदीप जी। जी देखिए, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं कि तेज प्रताप ने जिस तरीके से कैंपेनिंग की, और जिस तरीके से उन्होंने इमोशनल बातें किया, और परिवार की फोटो लेके उन्होंने कैंपेन किया, जगह जगह पे गए, और कहीं ना कहीं वो डेंट जो पहुंचाया वो सीधा सीधा जो है आरजेडी को ही पहुंचाया, वो जेडीयू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आरजेडी को अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाया। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं इस फैक्टर को तो माना जाएगा कि वो जहां भी गए या जैसे भी गए, 2000, 4000, 5000, 10,000
बहुत सारे वोट इधर उधर शिफ्ट हुए। इसके अलावा एक और फैक्टर है कि देखिए, जब इस तरीके की बातें जब होने लगती है, परिवार में इस तरीके की लड़ाइयां चलने लगती है, तो जनता को भी समझ में आता है कि ये तो परिवार में ही आपस में लड़ रहे हैं, जिस दिन ये सरकार बना लेंगे उस दिन ये तो और इस तरीके से होगा, तो हमारा तो भला कुछ होना नहीं है, ये अपने भले के चक्कर में है। इधर आप देखेंगे कि जो बीच में अभी जब केस कुछ खुले, ईडी ने बुलाया इनको जो है राबड़ी देवी को, लालू यादव को, पूरा परिवार को बल्कि, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये भी भय था कि ये लोग तो जेल में चले गए तो फिर सरकार कौन चलाएगा, फिर जंगल राज दोबारा से आ जाएगा। एक तो फैक्टर देखिए, एक और भी था। फिर इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात मुझे जो समझ में आता है वो ये भी है कि आपस में मतभेद, महागठबंधन के आपस में इतने मतभेद थे, एक साथ रैली नहीं कर पाते थे प्रॉपर वो लोग, एक साथ जो है जनसभा जो करना होता था वहां पे बिखराव होते थे। वही वीआईपी अपने मन से ही वो दबाव बनाते थे, प्रेशर बनाते थे कि मैं मल्लाह का बेटा हूं और जो है मैं उप मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। देखिए आज जीरो पे है, हाशिए पे खड़े हैं वो। तो इस तरीके से वो ये समझ गए कि ये जनता समझने लगी कि ये लोग आएंगे तो ये लूट खसोट करना स्टार्ट कर देंगे, सरकार को लूटना स्टार्ट कर देंगे, हमारी जो परिस्थितियां थी 20 साल पहले वो दोबारा से आ जाएगी। ये जनता के मन में जो भय था, और कहीं ना कहीं भाजपा उसका फायदा उठाया। भाजपा हमेशा जंगल राज पे प्रेसाइज किया और जनता को बताया कि ये आएंगे दोबारा जंगल राज जाएगा। बिल्कुल संदीप जी, जो हाँ बिल्कुल जो आपने जिक्र किया मुकेश सहनी साहब का, जो वीआईपी के प्रमुख हैं, उनका जो आपने जिक्र किया, क्या आरजेडी या कहें इंडिया अलायंस ने उसी वक्त अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली थी जब इनको उप मुख्यमंत्री को लेकर अनाउंस किया था? क्योंकि एक मैसेज क्लियर कट चला गया था कि मुकेश सहनी जो है वो उप मुख्यमंत्री बनते नजर आएंगे, और ये सर्कुलेशन काफी तेजी के साथ वायरल हुआ कि जो मुस्लिम लीडरशिप है वो सिर्फ दरी और चादर बिछाती हुई नजर आएगी। क्या ये संकेत गया इसकी वजह से, क्योंकि अभी वो आंकड़े अलग अलग सीटों के अभी नहीं निकल कर आ पाए कि जहां पर आरजेडी के मुस्लिम कैंडिडेट या जहां पर वोट परसेंट मुस्लिम का ज्यादा है वहां पे किसको कब कितना वोट मिला है? क्या आपको लग रहा है क्या ये मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित करना खुद इंडिया अलायंस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी? दीप्ति जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। देखिए, मैं जब इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस टाइम पे कांग्रेस कहीं ना कहीं वहां पे गायब थी, क्योंकि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया था। और मैं आपको एक सत्य बात बताऊं कि कांग्रेस ने खुद ही जो है तेज प्रताप हो या फिर जो है बाकी लोग हो, तेजस्वी हो, सबको हराने में इनका बड़ा योगदान है। क्योंकि जिस तरीके से कैंपेनिंग करना था कैंपेनिंग ने किए, बीच में बहुत वोट चोर का उन्होंने मुद्दा उठाया बिहार में, कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट गया युवाओं के बीच में, बुजुर्गों के बीच में एक इम्पैक्ट गया। समझ में आया कि हाँ एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन बीच में जब आप गैप देते हैं, कहते हैं जब लोहा गर्म हो तो आप तपती हुई लोहे को तो मोड़ सकते हैं, लेकिन जब ठंडा हो जाएगा तो उसको मोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। इसी तरीके से चुनाव का हाल हुआ। जब चुनावी माहौल गर्म था तो उस टाइम पे आप कुछ कर नहीं पाए। जब चुनावी माहौल ठंडा होने लगा तब आप दोबारा से आए कि आप चुनाव माहौल को गर्म करते हैं, दोबारा से जनता को जगाते हैं, बताते हैं कि ये मुद्दे हो गए, वो मुद्दे हो गए। देखिए, इनके मुद्दे पहले फिक्स नहीं थे किस मुद्दे को चुनाव लड़ना है। पहली बात, जब वोट चोरी का मुद्दा नहीं चल पाया तब जाके जो है खुद तेजस्वी जो है चाहते थे कि ये हमारे साथ ना आए, बल्कि वो ज्यादा ठीक है। आपको बताऊं, कहीं ना कहीं ये भी अंदर खाने पता चलता था कि मुकेश सहनी या फिर जो है तेजस्वी या फिर बाकी जो घटक दल थे इनके, ये आपस में ही एक दूसरे को लड़ाई लड़ते थे। 10 से 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने लगा। तो ये भी जनता के बीच में समझा कि ये सब एक साथ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हमारा सरकार जब आएगा तो हम जनता के पैसों को लूटा जाएगा, जनता की चीजों को लूटा जाएगा और ये जो स्कीम है सारी खत्म हो जाएगी। तो ये कई सारे फैक्टर थे इसके पीछे, इस वजह से ऐसा हुआ। जी बिल्कुल, ये संदीप जी बिल्कुल वाजिब आपकी जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जो ये फ्रेंडली मैच दिखाने की कोशिश आरजेडी और इंडिया अलायंस के जो घटक हैं वो करते हुए दीप्ति जी नजर आ रहे थे। क्या खामियाजा इन फ्रेंडली मैच की वजह से भी उठाना पड़ा है कि आप भाई फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं तो जनता को क्या मिलेगा? अगर आपका कैंडिडेट जीते या आपका हारे तो जनता उन मुद्दों से रिलेट नहीं कर पा रही ना, जिन मुद्दों के लिए आप सड़कों के ऊपर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। दीप्ति जी। जी देखिए, आपसी समीकरण बनाने और दिखाने में ये ज्यादा भरोसा करते रहे। इस बार अगर देखें तो ग्राउंड जो रूट पे जाना होता है ये वहां पे गए नहीं, ग्राउंड जीरो पे। ये इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ दिखावे पे रहा, जैसे पिक्चर बना रहे हो, ये दिखा रहे हैं कि हमारी आपस की दोस्ती बहुत अच्छी है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इन लोगों का जो बेस था वो ही कहीं गड़बड़ था। हारने के कई रीजन होते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है सिलेक्शन और चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स। जो जगहों पे इन लोगों ने चॉइस दिखाया
जहां पे जातिगत समीकरण को ही इन्होंने ज्यादातर ध्यान पे दिया, जबकि कई जगहों पे बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे उनके पास, लेकिन उनको उन्होंने बिठाकर कुछ ऐसे लोगों को टिकटें दे दी जो उनके हार का रीजन भी बने। आप कई ऐसी गलतियां करते चले गए, उनके उनकी तरफ से ऐसा होता रहा। जिस परिवारवाद के चक्कर में वो है, उससे वो अलग नहीं निकल पाए। घूम फिर कर जो उनका चुनावी मुद्दा रहा, या उनका अगर आप भाषण सुनते तो तेज प्रताप का या तेजस्वी का फैमिली को लेकर ही आपस में बातचीत होती है। ये कहीं जाकर जनता को मुझे लगता है कंफ्यूजन में डालता है कि आपके पास बोलने के लिए देश नहीं है, आपके पास बोलने के लिए वहां की लोकल प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता ही नहीं। आप देखें उनके भाषण में, मैंने देखा है इनका तेजस्वी का, उनको समस्या पता ही नहीं है किस एरिया में जाकर क्या भाषण दे रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं कि जिस एरिया में मैं खड़ा हूं उसका नाम क्या है, उस गांव का, और उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए कई लूप होल्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात है आपको सत्ता अपने हाथ में चाहिए, और आपको वहां के बेसिक लोगों की बेसिक प्रॉब्लम्स की या बेसिक जगह का के बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो ऐसे किसी कंडीशन में जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो सामने आ जाती है, और उसके बाद कहीं जनता को चुनने में दिक्कत होती है कि मैं आपको चुनूं क्यों, आप में ऐसा क्या है। आप खुलकर कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मतलब सबसे पहले तो आप अपने पैरों पे, जितनी नेगेटिव बातें होती हैं इस फैमिली से निकलकर, इस बार के अगर आप देखेंगे इनके चुनावी जो भाषण रहे हैं उसमें कई गलतियां रही। देखिए जी, लालू यादव बहुत बीमार चल रहे हैं, लेकिन आपके प्यार में आपके लिए यहाँ आ रहे हैं। मतलब आप बीमार हैं, आप अपना देखभाल नहीं कर सक रहे, आप अपने एरिया को कैसे बचाएंगे, अपने स्टेट को कैसे बचाएंगे। कई ऐसी चीजें, मैं एज अ लेमैन की बात कर रही हूँ, जब मैं भी सुन रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि जनता क्यों ऐसे लोगों को चुने। जनता को तो एक पावरफुल पर्सन चाहिए होता है जो उनके प्रॉब्लम सुने, उनके सॉल्यूशन दे, और उनको पीछे से खड़े होके उनके सर पे जैसे सरपरस्ती करे। ऐसी चीजों की कमी होने की वजह से मुझे लगता है ये जो समीकरण था, फ्रेंडली समीकरण, कोई काम नहीं आया इनका, और कहीं ना कहीं ये ज्यादा गलतियां करते नजर आए। और इसकी वजह से इन्होंने जो लूज किया है वो जनता का कॉन्फिडेंस लूज किया है अपने ऊपर। और ये गलती मुझे लगता है अगली बार जब कभी चुनाव होगा 5 साल के बाद, तब देखी जाएगी। लेकिन इस बार जनता जरूर दिल पे एकदम अपने हाथ रखी हुई थी, और उनको लगा था कि जो उनका जो तरीका है इलेक्शन में सिलेक्शन का, वो सही रहे। और कहीं जाकर उन्होंने ये दिखाया भी, और ये बिहार के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि इस बार स्ट्रांगली वो जो दोनों घटक है जो एनडीए के अंदर जो मिलकर सरकार बनाने वाले हैं, वो बिल्कुल क्लीन तरीके से आए हैं चुनकर। और अब जनता के साथ ये भी धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि अब वहां की जनता ऐसी नहीं है कि आप इनको बरगला सके, इनको झूठे वादों में फंसा सके, और कोई भी इस तरीके से आर्टिफिशियल चीजों से आप इनको खुश कर सके। मुझे लगता है बिहार की जनता, महिलाएं सब जाग गए हैं, और अब जो जिस भी तरीके से जिन वादों के साथ चुनकर ये सरकार भी आई है, ये सिर्फ दिखावे में ना रहे बल्कि अब काम करके बताए। तो आपके सवालों का जवाब यही है कि जो बिल्कुल ये काम, बिल्कुल दीप्ति जी, आया। काम करके दिखाए, क्योंकि ये सरकार जो है कोई नई सरकार नहीं बनेगी। 2005 से लगातार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और काम उन्होंने बेहतर किए, इसी को लेकर जो है वो सरकार ने एक बार फिर से मैंडेट दिया है। संदीप जी, अगर बात की जाए, क्या बिहार के अंदर अब एमवाई का मतलब बदल चुका है? जो पहले एक जमाने में 1990 के दौरान में एमवाई मुस्लिम और यादव समीकरण होता था, अब वो महिला और युवा जो है वो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। और उसने ये स्पष्ट संदेश दिया कि जो विकास की रफ्तार बिहार के अंदर चल रही है और जितनी भी गति से चल रही है उसको चलने देना है, उसके अंदर ब्रेक नहीं लगाना है। क्योंकि विपक्ष के लोगों ने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन जनता जो है वो उन वादों को नहीं समझ पाई, उन वादों को स्पष्ट तौर पर उन्होंने नकारात्मक वे में लिया कि भाई हमें आपके वादे नहीं चाहिए। क्या एमवाई जो समीकरण, जो फैक्टर है, वो बिहार के लिहाज से बदलता हुआ नजर आ रहा है? संदीप जी। बिल्कुल, देखिए आप अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं स्पीच सुन भी रहा था, तो उन्होंने यही बोला भी कि एमवाई मतलब माई, और माई का मतलब ये होता है जी हम। तो हमारी जो जनता है और हमारे लोग जो है, उनको जो सीधा उनका जो फैक्टर हो गया, वो ना ही मुस्लिम है ना ही यादव है, अब महिला और युवा है। महिलाओं को जो लाभार्थी जो लाभ मिला है उसका फायदा उनको मिल रहा है। युवा वर्ग, देखिए मैं कुछ जगहों पे गया, जैसे भागलपुर की बात करूं, बेगूसराय की बात करूं, तो जिस तरीके से वहां युवाओं से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा देखिए सर, पहले इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, इंडस्ट्री के लोग यहाँ भाग गए क्योंकि इंडस्ट्री के लोग को किडनैप कर दिया जाता था, उनके मैनेजरों को किडनैप कर दिया जाता था, इंडस्ट्री के लोग से वसूल किया जाता था, तो इंडस्ट्री इसलिए यहाँ बिहार में खत्म हो गया। तो पहले इंडस्ट्री यहाँ खूब था और खूब जॉब थे, लेकिन जिस तरीके से जंगल राज हुआ इस वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री में बहुत सारे इंडस्ट्री को विजिट भी किया, तो कई सारे इंडस्ट्री इसी वजह से बंद हो गए वहां पे, क्योंकि वहां पे गुंडा टैक्स चलता था और गुंडा टैक्स की वजह से वो परेशान रहते थे, उनके बच्चों को किडनैप कर लिया जाता था जो इंडस्ट्रियल लोग थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या थी। तो युवा वर्ग वही कह रहा था, देखिए सर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है,
चीजें बन रही हैं और कानून व्यवस्था, सुशासन की व्यवस्था सही मजबूत तरीके से है, तो आने वाले भविष्य में यह इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो हम लोग को रोजगार मिलेगा और हमारी पलायन रुकेगी। जबकि मैं जब छठ पूजा के दौरान मैं बहुत लोगों से बातचीत किया तो मैंने बोला कि आप ये बताइए, आप तो इतने दूरी दूरी से आप लोग जाते हैं तो आप लोग को दिक्कत परेशानी होती है। देखिए, दिक्कत परेशानी सब है, हम रोजी रोटी के लिए बाहर आए हैं और जाहिर सी बात है अगर रोजी रोटी कल को बिहार में मिलेगी तो हम जरूर वहां पर रुकेंगे। लेकिन एक मन में उनकी बात थी जो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, कि देखिए अगर कोई रोजी रोटी देगा तो वो यही एनडीए सरकार देगा, नीतीश बाबू दे पाएंगे, ये तो कभी नहीं दे पाएंगे। तो जो मन में उनके भाव था कि देंगे तो ये नीतीश बाबू देंगे, नहीं तो बाकी नहीं कोई दे पाएगा, मतलब एनडीए सरकार ही दे पाएगी, नहीं तो और कोई नहीं दे पाएगा। तो ये मन में जो युवा वर्ग थी, जो पलायन के लोग जो पलायन कर रहे थे, यहाँ से वहां दूसरे जगह माइग्रेट हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनके मन में यही विश्वास था नीतीश के प्रति, नीतीश जी के प्रति। आज इसी विश्वास का फल स्वरूप जो है आज ठीक ठाक 200 प्लस जो सीटें के साथ यहाँ पे बहुमत जो है एनडीए सरकार का है। और एक बात और आपको बताऊं, जो महिलाएं थी, महिलाएं कहीं ना कहीं उनके अंदर डर की भावना थी। वो कहती थी कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, लिखने जाते हैं, ये पढ़ाई लिखाई भी बंद हो जाए क्योंकि उनके साथ जो काम था वो छीन लिया जाएगा। और जो नौकरी के लिए घर छीन लिए जाते थे, जमीन उनकी छीन ली जाती थी, जिसको खेती गृहस्थी करते थे, तो वो भी मन में उनके भय था कि अगर ये सरकार आ गई तो ये हमारे अंदर जो हमारी जो जमीनें हैं वो छीन लिए जाएंगे और फिर नौकरी के नाम पर काम किया जाएगा। जबकि मैंने उससे बात किया कि आप ये बताइए, तो कह रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी मिलेगा, एक एक लोग को सरकारी नौकरी मिलेगा। आप सोचिए, एक 5वीं पास महिला वो कह रही है कि कैसे दे देंगे सरकारी नौकरी, सरकार के पास तो इतना पैसा नहीं है। मतलब सोचिए, आज डिजिटल जमाने में जिस तरीके से पब्लिक, चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे लेमैन हो, चाहे बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, सबको पता है कि पढ़ाई पैसा आएगा तभी सरकार दे पाएगी, वरना नहीं दे पाएगी। ये जो फ्रीबीज की स्कीम बांटी जा रही है, रेवड़ियां जिस तरीके से बांटी जा रही हैं, उसके पीछे पैसा होगा तभी मिलेगा, वरना ये सिर्फ चुनावी बुलाव है, जिसको बस खाली देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसको मिलने वाला है नहीं खाने के लिए। तो उनके मन में जो भाव है, हाँ, वो बिल्कुल वो भाव जो है, हाँ, वो चुनाव के दौरान अपने मत में इस्तेमाल करती हुई नजर। दीप्ति जी, मैं आपके पास आऊंगा। संदीप जी, एक संक्षेप में एक सवाल जो है वो मेरे मन में आया, और आप बिहार की सियासत को बखूबी समझते हैं, जानते हैं। बिहार ने नतीजा दिया, महिला और युवाओं का समीकरण बना के दिया, लेकिन एक दिलचस्प बात यहां पर यह निकलकर सामने आई कि एनडीए की प्रत्याशी अनंत सिंह जो है वो चुनाव के अंदर जीत देखते हुए नजर आते हैं, आरजेडी के प्रत्याशी उसामा जो है वो जीत देखते हुए नजर आते हैं। यानी कि जो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, और एक बड़े पैमाने पर जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको भी बिहार की जनता जिताती है, और उधर वो बात भी कहती है कि हमें वो एक काला जो साया बिहार के ऊपर है वो हमें नहीं चाहिए। ये दोनों जो बातें हैं, इसको थोड़ा अगर आसान शब्दों में संदीप जी समझा पाए। बिल्कुल, देखिए मैं आनंद सिंह की बात कहूं क्योंकि मैंने वहां मोकामा की जो सीट है और उसको बहुत, वहां पे मेरे कई सारे मित्र हैं, कई सारे पत्रकार हैं, तो जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है उस सीट को लेके, चीजों को लेके, और बहुत सारे मैंने चीजें पढ़ी है, देखी है, रिसर्च की है। तो इसके हिसाब से लगता है कि अनंत सिंह भले ही बाहुबली है, लेकिन वो गरीबी, जो गरीब होता है ना, जो सबसे कहते हैं ना जैसे निचले तबके का व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं। आप अगर उनको इनविटेशन दे दीजिए कि मेरी बिटिया की शादी है, तो वो जरूर पहुंचते हैं। इसमें तारीफ है पप्पू यादव का भी करूंगा, क्योंकि ये काम वो भी करते हैं। ये तो संदीप जी, ये तो नेता और बाहुबली बनने का पहला स्टेप है कि अमीरों को लूटो, गरीबों को दो, नेता बनोगे। ये तो पहला स्टेप है ही, वो तो हाँ। देखिए वो बाहुबली एक टाइम पे था आनंद सिंह का, किस तरीके के थे, लेकिन जिस तरीके से सुशासन हुआ, जिस तरीके से दबाव था कि इस तरीके की हरकतें आप करेंगे तो आपको पार्टी से बाहर भी कर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको दोबारा चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता है। तो उनका कहीं ना कहीं एक दबाव था। देखिए, उनसे पूरे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? जिन तरह पढ़े लिखे नहीं, क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे? हम तो विधायक ही ठीक है। तो पूछा कि जी मंत्री, चलिए संदीप जी, मंत्री भी नहीं बन, चलिए वक्त जो है वो फिलहाल इतने की इजाजत देता है। संदीप जी आप हमारे साथ जुड़े, दीप्ति जी आप हमारे साथ जुड़ी, आगे फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर लगातार पल पल की अपडेट आ रही है और लगातार लोगों का रुझान भी देखने को मिला है, प्रतिक्रियाएं नेताओं की आती नजर आ रही है। लेकिन साफ तौर पर यह स्पष्ट है कि 2/3 का बहुमत एनडीए को मिला है और बिहार की जनता ने यह साफ कर दिया है कि जो भरोसा नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर आगे बढ़ रहा है वो फिलहाल कायम रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे टीवी 100 के साथ। नमस्कार।